हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज करेंगे हम अपना बीपीएससी 107 का यूनिट 10 फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। क्या करने वाला है? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो अब तक हमने थ्योरेटिकल अप्रोचेस के अंदर पहला हमने रियलिज्म अप्रोच को समझा था, फिर उसके बाद हमने लिबरल को समझा था, देन इसके बाद हमने मार्क्सिस्ट को समझा था, और आज हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मतलब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है वो तो आप बीपीएससी 101 के अंदर करके आए हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आज मैं नहीं बोलूँगी कि वहाँ से पढ़ो, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ओके जी। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं? पहले हम देखेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है। ये इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है फेमिनिज्म से, कि फेमिनिज्म का क्या मतलब है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कौन कौन से पुराने इसके अंदर मतलब किसने इसको स्टार्ट किया है, सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है, और फेमिनिज्म का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल है। देन इसके बाद ये क्यों क्रिटिसाइज करते हैं किसको, रियलिस्टिक जो अप्रोच थी, जो उसके पैरामीटर्स है उनको। और हम कॉन्सेप्ट देखेंगे किसका, सिक्योरिटी का, जेंडर लेंस के थ्रू। ठीक है, और ये इसी के ही छोटे छोटे टॉपिक है, सब टॉपिक्स है इसके अंदर। ओके, तो इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ नहीं है, बस सिंपल ये बताया गया है कि जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन आया है, तो ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से जो कंट्रीज़ है ना, उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है। ठीक है, कि चाइना इंडिया, चाइना तो नहीं, इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया है, चाइना रशिया के ऊपर डिपेंड हो गया है। तो ऐसे कंट्री ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने लगी है। अब डिपेंड होने लगी है तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अगर हम देखें तो बहुत से अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं। अब चैलेंज एक ऐसा ही चैलेंज है हमारा फेमिनिस्ट थ्योरी, जो ये क्रिटिकल थ्योरी है। पहले मैंने आपको मार्क्सिस्ट के अंदर पढ़ाया था ना क्या होता है क्रिटिकल थ्योरी। तो ऐसे ही जो फेमिनिस्ट अप्रोच है, एक क्रिटिकल थ्योरी है जो चेंज करना चाहती है। ठीक है, क्या करना चाहती है? चेंज करना चाहती है। जो ट्रेडिशनल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है उनको क्या करती है, चैलेंज करती है कि भाई देखो हटाओ इनको, हमको नहीं चाहिए, हमको नया चाहिए सब कुछ। ठीक है, और ये वुमेन्स को क्या देना चाहते हैं, वुमेन को इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। सिंपल सा यही है, अब आगे पढ़ लेना। और अब हम बात करते हैं फेमिनिज्म क्या है, जो कि हमारे पूरे चैप्टर का ही नाम है, फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो फेमिनिज्म है क्या, पर्सपेक्टिव तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमको फेमिनिज्म तो समझाओ। फेमिनिज्म एक मूवमेंट है, क्या है? एक आंदोलन है, एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक सोचने का क्या है, वे है। ठीक है, कि भाई हम ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब क्या सोच रहे हैं लोग, ये सोच रहे हैं कि हमारा एक एम है क्या अचीव करना, इक्वलिटी मैन और वुमेन के लिए। वो चाहते हैं कि देखो किसी भी वुमेन को अनइक्वल नहीं रखा जाना चाहिए, किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। मैन और वुमेन दोनों ही इक्वल है। ये चाहते हैं क्या करना, अचीव इक्वलिटी अचीव करना। कौन? हमारे फेमिनिज्म वाले। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी इन्होंने सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट किया है। ठीक है, और एकेडमिक डिस्कशन भी किए हैं, जहाँ पे ये फोकस करते हैं क्या इस्टेब्लिश करने में, इक्वल राइट्स, कि भाई अधिकार दोनों को इक्वल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन ही वोट कर रहा है, वुमेन को वोटिंग अधिकार नहीं दिया है तुमने, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको काम करने का अधिकार नहीं। अरे ये सब क्या बातें लगा के रखिए, तुम अधिकार दो ना, ऐसा मत करो। इक्वल है सब, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो सभी लोगों के लिए, सभी जेंडर्स के लिए। कौन बोलता है? हमारे फेमिनिज्म वाले बोलते हैं। हिस्टोरिकली जो वुमेन्स थी उनको बेसिक राइट्स तक नहीं दिया जाता था, मतलब कि उनको ज़मीन, वो जो प्रॉपर्टी रहती है उसको ऑन नहीं कर सकती, उसकी मालिक नहीं बन सकती वो। ठीक है, उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, कि अगर उनको कोई नेता लोग को चुनना है तो उसके लिए उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था। ना ही उन्हें एजुकेशन का राइट था कि आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कुछ बन सकते हो, नहीं। ना ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट का अधिकार था कि वो बाहर जाकर काम कर सकती है। अगर कोई जाती थी काम करने के लिए तो उसके लिए सोसाइटी 100 बातें बना देती थी। ठीक है, कि ये ऐसी है वैसी है, उसके करेक्टर के ऊपर, मतलब बहुत बेकार सिस्टम था पहले। वुमेन्स को बिल्कुल भी बेसिक राइट्स नहीं दी जाती थी, बेसिक अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब जो ये अनइक्वालिटी थी ना, यहाँ पर क्या था कि मैन ही डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी के अंदर। पर देखो अब वुमेन के पास राइट्स तो है ही नहीं, उनके पास बेसिक अधिकार ही नहीं है, तो वो कैसे डोमिनेट करेंगी? बचा मैन, मैन क्या कर रहा है, सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनको भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, कि देखो जी हमारे पास वोटिंग राइट रहेगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा, हम एजुकेशन लेंगे, तुम नहीं लोगे।
ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं पैट्रियार्की, जहां पर सभी राइट्स किसके पास होता है, मैन के पास होता है। पूरी सोसाइटी को ही कौन चला रहा होता है, मैन चला रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं पैट्रियार्की। ठीक है। अब जो ये अनइक्वल था ना, कि जहां पे तुम वुमेन को बेसिक राइट तक नहीं दे रहे हो और मैन को डोमिनेट कर रहे हो सोसाइटी में, जो ये अनइक्वालिटी है ना, इसको चैलेंज कौन करते हैं, हमारे फेमिनिज्म वाले। कौन करते हैं, फेमिनिज्म वाले। ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई हम चेंज करें किसको, जो ये अनइक्वल ऑर्डर है, जो तुमने एक को महान बना दिया और एक को बिल्कुल नीचे लेकर आ गए हो, इसको बिल्कुल चेंज कर दो। वो कहते हैं थ्योरी में भी चेंज करो और रियल लाइफ में भी चेंज करो। हम बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं आए हैं, हमको रियल में चेंज चाहिए। कौन बोलते हैं, फेमिनिज्म वाले। फेमिनिज्म और भी कुछ इश्यूज को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, लेकर आते हैं कि कैसे तुम अधिकार तो नहीं दे रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन तुम उनको मारपीट कर रहे हो, उनके साथ वायलेंस कर रहे हो, रेप कर रहे हो, एसिड अटैक कर रहे हो, फीमेल फिटोसाइड कर रहे हो। मतलब जन्म लेने से पहले ही अगर पता चल जाता है कि हाँ जी इनके पेट में लड़की है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है। डाउरी डिमांड कर रहे हो, इस तरीके से वुमेन के साथ वायलेंस हो रहा है, भेदभाव हो रहा है गंदे गंदे तरीके से। वो बोलते हैं कि देखो ये सब नहीं होना चाहिए, इन सब को लेकर आया जाता है कि तुम अधिकार तो नहीं दे रहे हो, पर इतना बुरा क्यों कर रहे हो तुम, डेली लाइफ तुमने उनकी इतनी बेकार बना दी है। वो बोलते हैं ये सब नहीं चलेगा, बहुत हो गया। ठीक है। एनीवन हु सपोर्ट, जो भी इसको सपोर्ट करता है कौन से आइडिया को, जेंडर इक्वालिटी को, कि भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों क्या करे, इक्वल रहे। कोई इतना महान नहीं है कि किसी को तुम डोमिनेट कर दो सोसाइटी के अंदर, किसी को तुम बिल्कुल बेसिक राइट भी ना दो। बेसिक तो बेसिक, उनकी लाइफ को तुमने बिल्कुल बिल्कुल बेकार बना के रखा है, वायलेंस कर रहे हो, उनको साथ मार पीट कर रहे हो, उनको बोलने तक का मौका नहीं दे रहे हो तुम, तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। तो इन सभी आइडियाज को जो सपोर्ट करते हैं वो हमारे फेमिनिस्ट होते हैं, जो इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है। तो फेमिनिज्म एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव मूवमेंट था, पहले ही बताया मैंने। फेमिनिज्म क्या है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक वे ऑफ थिंकिंग है भाई, ये सोचने का नजरिया है कि सभी के पास इक्वालिटी होना चाहिए। आज के टाइम पे तो इक्वालिटी है, आज के टाइम पे लड़कियों के पास ये अधिकार है, हाँ कि वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता था। आज जो पढ़ रही है ना मेरे से लड़कियां, वो सच में अपनी फैमिली को थैंकफुल बोलो यार। मतलब आज भी सोसाइटी में ना इतने लोग हैं, इतनी फैमिली है जो अपनी लड़कियों को 10th या 12th तक पढ़ाते हैं और फिर शादी करा देते हैं, लेकिन आपके पास ये राइट है, आपकी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। तो उनको थैंक्स मेरी तरफ से, और आपको भी थैंक बोलना है। ठीक है। सोसाइटी में ये अनइक्वालिटी बहुत पहले से, पहले नहीं दिया जाता था उनको अधिकार, ना काम करने का, ना एजुकेशन का, ना वोटिंग राइट का, ना ज़मीन का। वो बोलते हैं कि देखो हमको नहीं करना। ठीक है। तो जो फेमिनिज्म होते हैं वो आंदोलन छेड़ते हैं, उनका एम है कि भाई हमको पॉजिटिव चेंज लेकर आना है सोसाइटी में, ना कि पब्लिक लाइफ में, फैमिली में। अब तुम बाहर दिखा रहे हो कि हाँ जी हमारी बच्चियों क्या है, हमारे बेटे और बेटियां दोनों इक्वल है, लेकिन तुम घर में उनके साथ अनइक्वालिटी कर रहे हो, ऐसा नहीं। पर्सनल रिलेशनशिप में, फैमिली के अंदर भी उनको चेंज लेकर आना था, ना कि समाज के अंदर ही। ठीक है। तो ये हमारे फेमिनिज्म वाले है भाई। देखो फेमिनिस्ट बोलते हैं, वैसे लोग काफ़ी रोस्ट करते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं कि यार आ गए फेमिनिस्ट वाले। फेमिनिस्ट वाले कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो वुमेन को आगे लेके जा रहे हैं, नहीं, वो दोनों की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो किसी को ऊपर लेकर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वो किसी को ना नीचा दिखा रहे हैं, ना किसी को जो गलत है उसको गलत बोल रहे हैं, सिंपल। तो कोई तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा है, तो क्यों मजाक बनाना किसी ऐसी अप्रोच का, किसी ऐसे पर्सपेक्टिव का। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी हमारे सेवरल इन्फ्लुएंशियल फिगर्स है जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। जिन्होंने मतलब कंट्रीब्यूट करा है किसके अंदर, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थे उनके अंदर। चार्लेस ने, जो कि हमारी फ्रेंच फिलोसफर थी, ये बोलती है कि जितनी भी जॉब है ना वो ओपन है। क्या है, वो ओपन है, वो खुली हुई है, मैन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। ये जो जॉब है ना ये बेस्ड है स्किल के, ना कि भाई तुम लड़का हो तो तुम्हें ये जॉब दी जाएगी, नहीं। अगर उस एबिलिटी है लड़की के अंदर, स्किल है लड़की के पास, लड़के के पास, तो उसको जॉब देनी चाहिए। ठीक है। ये स्किल के बेस पर होगी, एबिलिटी के बेस पर होगी, ना कि जेंडर के ऊपर। ठीक है।
ये काफ़ी हमारी जानी मानी वैसे फेमिनिस्ट सपोर्टर है। ये हमारी फ्रेंड फेमिनिस्ट है जो आर्ग्यू करती है कि जो एक आइडिया है ना, वुमेन वीकर है, वुमेन बड़ी कमज़ोर है, मैन बड़ा ताकतवर है, ड्यू टू बायोलॉजी। बायोलॉजी को देखकर मतलब वो थोड़ा पावरफुल होता है, वो सबको पता है, बायोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। तो बोलते हैं कि तुमने जो ये बना के रखा है ना सोसाइटी के अंदर, ये काफ़ी क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये पर्सपेक्शन को वो हाईलाइट करती है कि कैसे वुमेन को इतना वीकर बना दिया जाता है जितनी वो होती नहीं है, ठीक है। बताए, देखो तुमने खुद ने देखा होगा, अरे कोई भी लड़का रोने लगता है, अरे ये तो लड़की है जो रो रहा है ना, क्यों लड़के नहीं रो सकते? भगवान ने आंसू तो दोनों को दिए है ना, कि भाई जब भी कभी दुख हो तो दोनों रो। लेकिन एक बना के रखते हैं ना घर वाले, बोलते हैं अरे तू लड़की रो रहा है। तो वही है, सोसाइटी का कहना है बस। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है इसका नाम, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, पेंसिल ड्राइंग वगैरह भी लिख देते हैं। ये हमारी यूके की है, ये प्रमोट करती है वुमेन राइट्स को, बोलती है कि यार देखो वुमेन को राइट्स मिलना चाहिए। आर्ग्यू करती है किसके लिए, रुको एक सेकेंड, लैक ऑफ द, हाँ, वो आर्ग्यू करती है कि जो ये अपोज किया जाता है ना वुमेन को, ठीक है, जो डिफरेंस है ये क्यों है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। अगर एजुकेशन आएगा ना तो फिर कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। एजुकेशन लेकर आओ, प्रॉपर एजुकेशन दो, ये एजुकेशन को ऊपर लेकर आने की बात करती है। अगर हम इंडिया के अंदर देखें, पंडिता रामाबाई सरस्वती और रुकैया बेगम, जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, चैलेंज करती है डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम्स को, ट्रेडिशन को। पहले इंडिया के अंदर भी वुमेन्स को नहीं पढ़ने का अधिकार था, लेकिन दिया जाता है, उनके लिए स्कूल खोले जाते हैं, उनको भेजा जाता है, स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर हमारी रुकैया बेगम, पंडिता रामाबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जहाँ पे ये किसको सपोर्ट करती है, वुमेन के राइट्स की बात करती है, ठीक है। ओके, अब जो हमारे फेमिनिस्ट वाले होते हैं वो डिफरेंस बताते हैं सेक्स और जेंडर के अंदर। सेक्स जो होता है ना वो एक बायोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लेकिन जो जेंडर होता है ना वो सोसाइटी बनाती है। जेंडर क्या है? सोसाइटी बनाती है कि कैसे ये लड़का है तो इसके साथ कैसे ट्रीट करना है, ये लड़की है तो इसके साथ कैसे ट्रीट करना है। देखा होगा आपने, कभी भी कोई भी किसी के बच्चा होता है आपकी रिश्तेदारी में ही सही, तो क्या होता है कि अगर लड़की होती है ना तो उसके लिए कभी कोई ट्रैक्टर, जेसीबी, रिमोट कंट्रोल कार ये नहीं लेके जाएगा, बारबी डॉल, छोटी मोटी गुड़िया, गुड्डा, ये सब लेके जाएगा, क्योंकि सोसाइटी बना देती है ना, सोसाइटी बना देती है, ठीक है। तो ये सोसाइटी ने बनाया है, ऐसी चीज़ें उनके साथ ट्रीट किया जाता है कि हाँ बेटा तुम गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते हो, तुम एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते हो, तुम गुड़िया से ही खेलोगे, ठीक है, तुम बहुत सॉफ्ट हो। ये सारी चीज़ें सोसाइटी ने बनाई हुई है, ठीक है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, हमारे फैमिलीज आर्ग्यू करते हैं कि जो रोल बनाया हुआ है ना ये फिक्स नहीं है, ये एजुकेशन के थ्रू, अपब्रिंगिंग के थ्रू, मतलब जैसे तुम पाल पोसते हैं ना तो उसके थ्रू चेंज हो सकता है। अगर तुम स्टार्टिंग से ही वुमेन को मजबूत बनाओगे, उनको मतलब उनका अपब्रिंगिंग ही करोगे, हाँ बेटा तेरे को फोड़ना है आगे जाके, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग से ही ताकतवर रहेगी। और तुम उसको सॉफ्ट बनाओगे, अरे बेटा रो ले कोई बात नहीं, मन हल्का हो जाएगा, तो वो तो बात बात पे रोएगी, है ना। तो वही है, ठीक है। फेमिनिज्म इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फेमिनिज्म का क्या रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। फेमिनिस्ट जो कि अगर हम बात करें तो ये हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर लेट 1980s के टाइम पर एमर्ज होते हैं। कब होते हैं? लेट 1980s के टाइम पर एकदम से आते हैं, जब हमारा कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, लेकिन उससे पहले फेमिनिस्ट का कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। लेट 1980 से पहले फेमिनिज्म का कोई नामो निशान नहीं था। मूवमेंट आए, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पर बात कर रहे हैं। कभी आप बोलो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से पहले तो फेमिनिज्म थे, नहीं भाई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इस टाइम पे आते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, इनका पहले हम कुछ डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कैसे जो फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव है, अप्रोच है, कैसे डेवलप हुई है किसके अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो पहली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब मीटिंग होती है वुमेन को लेकर, जेंडर को लेकर, स्टडी
द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, ये हेल्ड कराती है कब 1988 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जोदित एंड टिकनर क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराने में, ठीक है। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराने में हमारे ये महान इंसान क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ये इवेंट था, जो ये मीटिंग हुई थी, इसको बिगनिंग माना जाता है कि यहाँ से एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आप बात करोगे जेंडर के इश्यूज की, ठीक है, कि कौन कौन से जेंडर इश्यूज है उनकी, ठीक है। ओके, तो पहली मीटिंग कब हुई थी, 1988 के अंदर, ठीक है जी। ओके, देन इसके बाद हम फाउंडेशनल टेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, ये बुक्स वगैरह कब छपनी स्टार्ट हुई थी, तो काफ़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट बुक्स पब्लिश करी जाती है लेट 80s के टाइम पे। डेवलप हो रही है, मीटिंग करा दी गई है, तो उस टाइम के बाद हमारी क्या हो जाएगी, बुक भी आ जाएंगी, ठीक है। और लेट 90s के बाद एक फाउंडेशन बना दिया जाता है किसका, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का, किसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, कि एक पर्सपेक्टिव बन चुका है, अप्रोच बन गई है किसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे फैमिलिस्ट ने एंट्री मार दी थी। और कुछ बुक्स का नाम लिखा हुआ है जो आप देख लेना, वुमेन एंड वॉर जीन्स से लिखी थी, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी और फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट रॉबर्ट ने लिखी थी, और एक और देख लेना, ठीक है। अगर हम कोर्स और जर्नल्स की बात करें, अब कोर्स वगैरह ये जर्नल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो भाई मीटिंग हो गई है, बात करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, डिस्कशन बुक वगैरह भी छपनी स्टार्ट हो गई है। अब ये कोर्सेज जो कराए जाते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ है, देखो डिस्कशन ग्रो होता है किसके ऊपर, फैमिलीज पर्सपेक्टिव के ऊपर, ठीक है। अब इसी की वजह से क्या होता है, इस्टेब्लिश कर दिया जाता है कोर्स जेंडर को लेकर, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, किसके अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर, वर्ल्ड में हर मतलब वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर आपको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर पढ़ाया जाएगा, आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है। और तो और फेमिनिस्ट थ्योरी एंड जेंडर स्टडी सेक्शन, जिसको FTGS बोलते हैं, ठीक है। ISA इंटरनेशनल स्टडी एसोसिएशन ये क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं इंटरनेशनल फेमिनिस्ट जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स कब, 1999 के अंदर, ठीक है। तो हमारी बुक कब छपनी स्टार्ट हुई, जब डिस्कशन एकदम से बढ़ने लगे, तो उन्होंने बुक नहीं सॉरी कोर्सेज बनना स्टार्ट हो गए वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है जी। ओके, ये क्रिटिसाइज करते हैं रियलिस्टिक पैरामीटर्स को, मतलब जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स है बोलते हैं कि देखो भाई, रियलिस्टिक थ्योरी वाले बोले कि पावर होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, डोमिनेंस होना चाहिए, वो बोलते हैं नहीं, जो डोमिनेशन होता है ना, ये मैन का होता है, ठीक है, ये किसका होता है, मैन का होता है। तो कुछ चैलेंज करा उन्होंने, नेशनल इंटरेस्ट पावर, वो बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट कभी आप पावर से डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जो टीकर है, जो हमारी ये आर्ग्यू करा था जिन्होंने, वो बोलती है कि देखो जी, कभी आप पावर से डिफाइन नहीं कर सकते हो किसको, नेशनल इंटरेस्ट को। कोऑपरेशन है तो आप डिफाइन करोगे, ठीक है, कोऑपरेशन है तभी डिफाइन करोगे। पावर क्या होता है, पावर का मतलब ये नहीं है डोमिनेशन, पावर का मतलब डोमिनेशन नहीं है, पावर का मतलब है कलेक्टिव एम्पावरमेंट, ठीक है, कि तुम लेकर चल रहे हो, उसको बोलते पावर, ठीक है। तुम किसी इंसान के ऊपर डोमिनेशन बना के रखे हो, वो पावर नहीं है कि तुमने उसके ऊपर कब्जा लिया है, नहीं, तुम उनको साथ लेकर चल रहे हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ये जो तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, वो है पावर। सेपरेशन ऑफ मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स, टिकर रिजेक्ट करती है कि भाई तुम पॉलिटिक्स से मोरालिटी को हटा रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेट करो, मोरल चीज़ों को भी लेकर आओ, मोरल वैल्यूज को भी लेकर आओ पॉलिटिक्स के अंदर। बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को किसके थ्रू, जेंडर लेंसेज के थ्रू, ठीक है, कि हम एक जेंडर का लेंस लगाते हैं और देखते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर कितनी सिक्योरिटी है। एक्सपैंडिंग द नेशन सिक्योरिटीज, जो ट्रेडिशनल थ्योरी जैसे कि रियलिज्म हो गई, लिबरलिज्म हो गई, कंजर्वेटिज्म हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इनका प्राइमरी फोकस होता है स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर। पहला जो ये फोकस है इनका, ये बोलता है कि भाई स्टेट सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनका जो इम्पोर्टेंस है ना, वो देते हैं मिलिट्री को, इकोनॉमिक को, ठीक है। बोलते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, अगर मिलिट्री अच्छी है तो फिर क्या रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा। लेकिन जो हमारे फेमिनिस्ट वाले होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि देखो सिक्योरिटी बॉटम टू अप होनी चाहिए,
तुमने आर्मी बना दी है बड़ी बड़ी, वो सिक्योरिटी नहीं है। एक इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है तो तुम उस बड़ी सी आर्मी को बना के क्या करोगे? ठीक है, एक इंडिविजुअल वुमेन को सिक्योरिटी नहीं है, एक सोसाइटी के अंदर जो वुमेन रह रही है ना उसके लिए सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या ही रहेगा? बोलते ये कोई नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं होती। रेप एज अ सिस्टमैटिक मिलिट्री स्ट्रेटेजी, फेमिनिस्ट स्कॉलर वो हाईलाइट करते हैं कैसे जो वॉर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, काफी इनका जो इम्पैक्ट होता है ना वो वुमेन पर ही क्यों पड़ता है। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो रेप होता है ना कभी वो एकदम से नहीं होता, ऑल्दो एकदम से नहीं होता, ये सिस्टमैटिक मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, और हमारे बॉसिन वॉर इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि कैसे एथनिक क्लीनिसिंग कराने के लिए क्या करा जाता है, जबरदस्ती वुमेन्स को फोर्स किया जाता है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, कि जो एथनिक कंपोजिशन है उसको चेंज किया जा सके, जो पॉपुलेशन थी उनको वो नहीं चाहिए थी तो उन्होंने क्या करा, जबरदस्ती उनके साथ रेप करके उनको प्रेग्नेंट करा। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्टर टर्न अ प्रिडिक्टर। ये प्रीडेक्टर मतलब एक तरीके से जल्लाद। ठीक है, क्या जल्लाद, कैसे एक प्रोटेक्टर एक उसी का दुश्मन बन जाता है। जो ट्रेडिशनल व्यू है वो बोलते हैं कि मैन ना प्रोटेक्टर होता है वुमेन का, और बोलते हैं कि एक गर्ल को, एक वुमेन को जो सेफ्टी देता है ना, जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन करता है, मैन करता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे उसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन फेमिनिस्ट जो स्कॉलर है वो चैलेंज करते हैं, वो बोलते हैं कि जिसको तुम प्रोटेक्टर बोल रहे हो ना वही उसके लिए थ्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है, थ्रेट बन जाता है। वही क्या करता है, वही प्रोटेक्टर जिनको तुम मेंस को प्रोटेक्टर बना रहे हो ना वही उसके लिए क्या बन जाता है, प्रोटेक्टर बन जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल अकेडमिक बाइसेस, एक वो जो हमारे फैमिलिस्ट वाले हैं बोलते हैं कि देखो जी सिक्योरिटी कभी आर्म फोर्सेस से या पॉलिटिकल उससे नहीं मिलेगा, सॉरी आर्म फोर्सेस से नहीं मिलेगा, पॉलिटिकली और एकेडमिक स्पेयर में भी इसको एक्सटेंड करना है सिक्योरिटी को। ये सिक्योरिटी का मतलब नहीं है तुमने मिलिट्री लगा दी सिक्योरिटी मिल गई है, नहीं, एजुकेशन तो दो, उनको पढ़ाओ तो सही, पॉलिटिकली तो सपोर्ट करो। वो बोलते हैं कि अगर आपके देश के अंदर कोई ऐसा लीडर है जिसके अंदर मेस्कुलाइन मतलब वो जो पैट्रियार्की के अंदर क्वालिटीज, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, जिसके अंदर मेस्कुलाइन क्वालिटीज है, मतलब कि वो पैट्रियार्की को सपोर्ट करता है, तो उसका जो नेचर होगा ना बड़ा ही एग्रेसिव होगा, बड़ा ही डोमिनेंस होगा। ठीक है, ठीक है, और ये चीजें किसको इफेक्ट करती है, इलेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स लीडर। एंड इसलिए वो बोलते हैं कि देखो नेता लोगों को थोड़ा ढंग से चुनो और स्कूल्स वगैरह खुलाओ, उनको स्टडी कराओ सिक्योरिटी के बारे में कि देखो आप ऐसे अपनी सिक्योरिटी नहीं करा सकते हो। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड जेंडर, क्या बोला मैंने, ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड जेंडर। भाई जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, हमारी जो वुमेन्स है वो बड़े ही कम दाम पर काम करती है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आज भी चले जाओगे ना कहीं भी, कंपेयर करो एक मैन सेम काम कर रहा है उसकी तनख्वाह होगी ज़्यादा, सेम वही काम वुमेन कर रही है लेकिन उसकी तनख्वाह होगी कम। और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो काम कर रही होती है वो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रही होती है, सिलाई का काम कर रही होती है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, होम बेस्ड काम कर रही है। कभी तुमने देखा है जो वो आती है क्या बोलते हैं उनको, अरे यार मेरे को याद नहीं आएगा, छोड़ो 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 छोड़ो, हाँ जो भी है यार छोड़ो। ठीक है, तो बोलते हैं कि देखो जी ऐसे डिवाइड करके रखा है जेंडर डिवीज, मतलब ये कुछ काम ऐसे होता है जो वुमेन ही करेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वुमेन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वुमेन का क्या इन्वॉल्वमेंट है किसके अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। जो वुमेन है हिस्टोरिकली वो उनको सेकंड रोल माना जाता है, सेकेंडरी रोल्स माना जाता है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। वो कभी सामने टक्कर सीधा आके नहीं आती है,
हमेशा उनको एक सपोर्टिव रोल की तरह देखा जाता है, ठीक है। और या तो उनको डिप्लोमेटिक्स या मिलिट्री की वाइफ्स के नाम से जाना जाएगा, कभी उनको मिलिट्री के उसे नाम से नहीं जाना जाएगा, सिर्फ वाइफ ही बोला जाएगा, ठीक है। और कभी उनको हाई लेवल डिसीजन मेकिंग के अंदर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया जाता और ना ही वो इतना इन्वॉल्वमेंट देती है, ठीक है, वॉर को लेकर, सिक्योरिटीज को लेकर, ठीक है। ओके जी, पर्सनल एंड इंटरनेशनल कनेक्शन, वुमेन पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में जो भी होता है ना, वो क्या करता है, वो सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है कि इसके लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, मतलब कि जो वुमेन की लाइफ है वो क्लोजली रिलेट है किसी ग्लोबल इश्यूज से, जिससे हम समझ सकते हैं कि वुमेन के ऊपर क्या असर हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल अफेयर्स का। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, अब मेरा बिल्कुल अब बहुत हो गया यार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता है, तभी मैं आप सभी को वैसे ऐसे ही करा रही हूँ। इंटरनेशनल अभी तक जो पढ़ाया है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि भाई देखो जेंडर इश्यूज को लेकर आओ, ठीक है, इंपॉर्टेंस तो पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जेंडर इशू को, ठीक है। तो 2010 के अंदर यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश करती है यूएन वुमेन, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बढ़ाती है, डेडिकेट करती है कि देखो जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, वुमेन को एम्पावर करो, उनको बताओ कि तुम्हारे पास भी पावर है, तुम्हारे पास भी अधिकार है। वुमेन को ही नहीं पता, अपने अधिकार ही नहीं पता उनको, बोलते हैं वुमेन को भी स्टेटस दो सोसाइटी के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पर दो, इंटरनेशनल लेवल पर इक्वालिटी लेकर आओ, ठीक है। ये गोल है किसका, यूएन वुमेन्स का, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो आपको लगा होगा कि हाँ ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ये क्या पढ़ा दिया मुझे। सब तुम सोसाइटी के अंदर ही रहते हो, आपको सब पता है पहले क्या था, अब क्या है, किसके साथ कैसा हो रहा है, सब जानते हो आप लोग, ठीक है। छोटे बच्चों तो हो नहीं, तो इसके अंदर कुछ ऐसा कोई बड़ा राम कथा मैंने आपको बताया नहीं, बहुत ईजी था, सिंपल पढ़ोगे काम चल जाएगा, तो इतना दिमाग नहीं लगाना इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये सेव नहीं करने का। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर। दोबारा से एक लाइन को बोलते हुए कुछ नहीं, अब नहीं बोलूँगी, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और किसी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से ले सकता है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, मिल सकता नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है जी। तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड करें पीडीएफ, फिर वहाँ से पढ़े। अब पता नहीं मैं आपको अब भी क्यों पका रही हूँ। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।